नमस्कार मित्रों, मैं स्वतंत्र पांडे आप सभी का एफिलिएंट क्लासेस भी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका हिंदी भाषा का आपके पहला चैप्टर भाषा का स्वरूप आपको बताया गया था। भाषा के स्वरूप में आपको बताया गया था कि भाषा किसी भी भाषा के मुख्यतः 4 रूप होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है बोली, दूसरा साहित्यिक भाषा जिसे परिनिष्ठित भाषा, मानक भाषा, सुधरी हुई भाषा भी कहते हैं, और तीसरा आपका आया था राजभाषा, और चौथा था राष्ट्रभाषा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपका दूसरा टॉपिक होगा भाषा का रूप। तो आइए देखते हैं कि भाषा के रूप में आपको पढ़ना क्या है। सर्वप्रथम भाषा की बात अगर हम करें तो भाषा आपकी जो है पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि संस्कृत के भाष धातु से ये मिलकर बना हुआ है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। भाषा का रूप जो है संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना है। इसमें आपका भाष का मतलब होता है कहना या फिर साधन। देखिए, भाषा का रूप आपका संस्कृत के भाष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, भाष का अर्थ होता है आपका कहना या साधन। किसी भी चीज़ को कहना या साधन आपका जो है वो भाष कहलाएगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको हम बताते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होगी। भाषा के रूप की परिभाषा अगर भाषा के रूप की परिभाषा की हम बात करें आपसे, भाषा के जिस रूप का निश्चित बिंब मिले उसे हम भाषा का रूप कहते हैं। देखिए, इसमें बिंब का मतलब जो होता है मूर्त, किसी भी शब्द का किसी भी अर्थ जो होता है वो मूर्त रूप प्रदान करना होता है। देखिए, इसमें मूर्त का मतलब जो हुआ, जैसे आप का बोलते हैं का, तो का मतलब कबूतर होता है। और अगर आप बात करते हैं केवल का की तो ये आपका अमूर्त होगा। अगर आप इसी का को ऐसे आप लिख देते हैं, ए आपका जो का हुआ, ए आपका मूर्त हो जाता है। तो बिंब का मतलब होता है कि मूर्त रूप प्रदान करना। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। भाषा के जिस रूप का निश्चित भाषा के जिस रूप का निश्चित बिंब मिले, थोड़ा मार्कर सही से चल नहीं रहा है। भाषा के जिस रूप का निश्चित बिंब मिले उसे भाषा का रूप कहते हैं। यहाँ पे आपका बिंब का अर्थ होता है मूर्त रूप प्रदान करना। जैसे हम आपको बताएं कि मूर्त रूप का प्रदान करने एक उदाहरण और आप ले लीजिए। एक उदाहरण इसका और आप ले लीजिए कि जैसे कुर्सी होती है, आप केवल कुर्सी अगर बोलते हैं तो ये कुर्सी आपकी अमूर्त होगी। अगर आप कुर्सी को ला कर रख देंगे और जब बोलेंगे यह कुर्सी है तो ये आपका मूर्त हो जाता है। तो बिंब का मतलब होता है मूर्त रूप प्रदान करना। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो किसी भी भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं।
एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अगर आपके एग्जाम में पूछा गया कि भाषा के कुल कितने रूप होते हैं, तो भाषा के कुल 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, देखिए सांकेतिक भाषा मतलब क्या हुआ, जैसा कि हम आपको मौखिक और लिखित अभी बताते हैं, पहले आप सांकेतिक के बारे में जान लीजिए, क्योंकि उसकी कोई परिभाषा नहीं है अभी तक, कोई भी विद्वान अभी तक सांकेतिक भाषा कोई परिभाषा नहीं दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं सांकेतिक भाषा जो होती है, जैसे आप कहीं दूर खड़े हुए हैं और आपको हम बुला रहे हूँ और आपको सुनाई तो पड़ रहा है कोई बुला रहा है हमको, लेकिन आप ये ना समझ पाइए कि कौन बुला रहा है, तो आप हाथ से इशारा करेंगे, ऐसे इशारा कर दिया आप, इसका मतलब हुआ आप इधर आइए, यही आपका सांकेतिक भाषा हुआ। तो आइए हम देखते हैं भाषा का रूप। तो इसमें देखेंगे भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आपका आएगा, मौखिक भाषा। पहला आपका आएगा मौखिक भाषा और दूसरा आपका आएगा लिखित भाषा। पहला आपका हुआ मौखिक भाषा और दूसरा हुआ लिखित भाषा। अगर यहीं पे आपको पूछा गया कुल भाषा के कितने रूप हैं, तो देखते हैं भाषा के कुल कितने रूप हैं। अगर आपसे ये पूछता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आप लिखेंगे मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ये आपके 3 रूप हुए। अगर आपसे पूछता है भाषा का रूप, तो भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। अगर आपसे पूछा गया भाषा के कुल कितने रूप हैं, तो पहले मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा, फिर सांकेतिक भाषा। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं। आपको हमने बताया था जैसे कि सांकेतिक भाषा की कोई परिभाषा नहीं होती है, आप संकेत के द्वारा किसी चीज़ को, किसी वस्तु को अगर आपके पास लाना हो तो आप दूसरे से संकेत करके उसको मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौखिक भाषा किसे कहते हैं। देखिए मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं, मौखिक भाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा का अपना कोई चिन्ह ना हो तो उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। इसे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि का भी नाम दिया है। तो आइए पहले परिभाषा देख लेते हैं। मौखिक भाषा, तो इसकी परिभाषा आपको हम जैसे कि अभी बताया, जिस भाषा का अपना कोई निश्चित चिन्ह ना हो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस भाषा का अपना कोई निश्चित चिन्ह ना हो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और एक चीज़ हमने आपको बताई, इसे
भाषा वैज्ञानिकों ने, इसे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि कहा, ध्वनि कहा है। इसे भाषा वैज्ञानिकों ने ध्वनि कहा है। अगर हम बात करें ध्वनि के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए ध्वनि के प्रकार, ध्वनि के प्रकार की अगर हम बात करें तो ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक ध्वनि और निरर्थक ध्वनि। अब बात करें सार्थक ध्वनि किसको कहते हैं, तो सार्थक ध्वनि का मतलब होता है जिसका अर्थ पूरा हो, मतलब कि अर्थ सहित, इसे हम कहेंगे सार्थक ध्वनि। और निरर्थक ध्वनि किसे कहते हैं, जो बिना अर्थ के हो, जैसे किसी शब्द का अर्थ ही ना हो, वह आपका निरर्थक शब्द हो जाएगा। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक इन शब्दों से मिलकर बना है, कैसे बना है। देखिए सार्थक शब्द की बात अगर हम करें, सार्थक ध्वनि की अगर हम बात करें तो यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। सार्थक में दो शब्द हैं, क्या क्या हैं, पहला सा धन, दूसरा अर्थक। तो सा का मतलब हुआ सहित, सा का मतलब हुआ सहित, और अर्थक का मतलब हुआ अर्थ। इसका मतलब ये हुआ जिसका अर्थ पूरा हो, जो अर्थ सहित हो। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें आपसे, इसके उदाहरण की, तो जैसे आप बोलिए पानी, पानी क्या होता है, पानी पिया जाता है, तो इसका पूरा अर्थ हुआ पानी। पानी हो गया। दूसरा अगर हम बात करें मीठा, मीठा क्या होता है, मीठा खाया जाता है। देखिए सार्थक शब्द आपको जैसे हमने बताया दो शब्दों से मिलकर बना है, सा धन अर्थक। सा मतलब होता है सहित, अर्थक मतलब होता है अर्थ। जिसका अर्थ सहित हो उसे हम सार्थक कहेंगे, सार्थक ध्वनि। क्योंकि ध्वनि हमने बताया दो प्रकार की होती है, सार्थक और निरर्थक। अभी हमने आपको केवल हम आपको बता रहे हैं सार्थक ध्वनि किसे कहते हैं, सार्थक ध्वनि क्या है। तो दो शब्दों से मिलकर बना था, साधन अर्थक, अर्थ सहित। फिर इसका उदाहरण हमने आपको बताया पानी, पानी जो होता है वो पिया जाता है, और उसी पानी को ए सार्थक ध्वनि में आएगा पानी। फिर आपका आया मीठा, मीठा खाया जाता है, इसका भी अर्थ हो गया ना। मैंने क्या बताया, अर्थ सहित जिसका अर्थ हो वही आपका सार्थक ध्वनि कहलाएगा। अब दूसरे नंबर पे आपका आता है, दूसरे नंबर पे आपका आया निरर्थक। देखिए निरर्थक अगर सार्थक दो शब्दों से मिलकर बना था, ये भी दो शब्दों से मिलकर बनेगा, दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द हैं वो, देखिए सबसे पहले इसमें आपका नी और दूसरा अर्थक, निह धन अर्थक। निह मतलब क्या हुआ, निह मतलब होता है नहीं या बिना, बिना। अर्थक मतलब होता है अर्थ, बिना अर्थ के,
ये आपका हो गया निरर्थक शब्द। दो शब्दों से मिलकर बना, नि धन अर्थक, नि मतलब बिना, अर्थक मतलब अर्थ। जो बिना अर्थ का हो उसे हम कहेंगे निरर्थक शब्द। इसके उदाहरण हम आपको बता देते हैं। इसके उदाहरण हैं, हमने पानी बताया सार्थक, तो इसी पानी का वाणी कर दीजिए। वाणी कोई शब्द तो है नहीं, वाणी जो आपका निरर्थक में आ गया। मैंने बात की मीठा की, अगर हम यही कर दें सीठा, ये जो आपका सीठा शब्द हो गया, इसका भी कोई मतलब नहीं। और उदाहरण इसमें ध्यान लेते हैं, पानी हो गया, मीठा हो गया, डंडा, यहाँ वंडा, ये भी तो आपको उसी में आ गया ना। डंडा सार्थक शब्द है, वंडा आपका निरर्थक शब्द में आ गया। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे देखते हैं हम। आपके यूपी टेट के लेवल से काफ़ी कुछ हटके बताया जा रहा है, ताकि अगर आप कोई और भी एग्जाम दें तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो हिंदी के विषय में। तो हम बात करते हैं इसके आगे की। देखिए यहाँ पे अब बहुत जगहों पे आपने पढ़ा होगा, आपको जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं वो आपके भाषा के रूप में ही आती हैं, लेकिन कहीं कहीं वर्णमाला में भी आपको पढ़ाया जाता है। चलिए वर्णमाला में भी उसको हम पढ़ लेंगे, लेकिन अभी जहाँ उस चीज़ की उत्पत्ति है, जिस चीज़ में उसको बताया जाता है, उसको हम देखते हैं। देखिए ये एग्ज़ाम के व्यू से आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं क्या? ध्वनि या वर्ण। लेकिन एक प्रश्न बन गया आपका, इसी के बाद यही थोड़ा सा घुमा देता है, जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई भी आपकी ध्वनि या वर्ण होती है। आइए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है? ध्वनि या वर्ण। उत्तर इसका हो गया ध्वनि या वर्ण। इसके बाद हमने एक चीज़ और आपको बताई, भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई भी ध्वनि या वर्ण को ही कहते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो गया ध्वनि या वर्ण। देखिए ये आपके दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप टिक दीजिए, चाहे आप सुपर टिक दीजिए, चाहे आप पीजीटी दीजिए, चाहे टीजीटी दीजिए, चाहे केवीएस दीजिए, जितनी भी शिक्षक भर्ती हैं, एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा ही जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर पेपर में ही आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, इतना ध्यान में रखिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। भाषा की लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? ध्वनि या वर्ण को। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि लिखित भाषा क्या होती है। ये आपका मौखिक भाषा यहीं पे समाप्त होता है। लिखित भाषा, आपका दूसरा हुआ लिखित भाषा। तो लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का अपना एक निश्चित चिन्ह हो तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। तो आइए देखते हैं, जिस भाषा का
जिस भाषा का अपना एक चिन्ह हो उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमने मौखिक भाषा में क्या बताया था आपको, जिस भाषा का अपना चिन्ह ना हो, हमने आपको मौखिक बताया। लेकिन लिखित में क्या है, जिस भाषा का अपना एक निश्चित चिन्ह हो, अपना एक निश्चित चिन्ह हो, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। इसे भाषा वैज्ञानिकों ने वर्ण भी कहा है। इसे भाषा वैज्ञानिकों ने वर्ण भी कहा है। अब इसके यहाँ पे वर्ड आया ना, अब एक चीज़ और जान लीजिए आप, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई की अगर हम बात करें तो वह है शब्द। क्या है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। इसी में आपके आएगा लिखित भाषा में। देखिए, भाषा की लघुत्तम सार्थक, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम क्या कहते हैं, शब्द। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हुआ आपका ये आपके जो है टीजीटी, पीजीटी और टेट तीनों में पूछा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपकी भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई को हम कहेंगे शब्द। एक क्वेश्चन ही पे और पूछ लेगा घुमा के थोड़ा सा, भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो भी आपका क्या होगा, शब्द होगा। यहीं पे हम लिख देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन ही बना देते हैं इसके लिए हम। भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र सार्थक इकाई को कहते हैं। तो इसका हो गया आपका शब्द। ये हमने अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया है, एक क्वेश्चन आपका केबीएस में आया हुआ है। आप केबीएस के पेपर सॉल्व करिएगा, ये मिलेगा आपको उसमें। देखिए, आज का आपका सिलेबस भाषा का रूप जो है यहीं पे समाप्त होता है। अगर इसमें कुछ कमियां हों तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। अगर कोई चीज़ जो है इसमें छूट रही हो तो उसको भी आप बताइए। देखिए, हम किसी भी चीज़ का विस्तृत रूप लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपकी यूपी टेट में जितना आएगा उतना ही आपको बताया जाएगा इस पर। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको एक चीज़ और बताते हैं कि इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा वो वर्णमाला होगा। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, इसके जीवक स्थान के आधार पर जितने भी स्वर होंगे, ये सब आपके जो है वर्णमाला में आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।